हाय एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू लोकी साइकोलॉजिस्ट एंड आज हम आ गए हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी के लास्ट पार्ट के साथ। सो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड ब्रीफ हिस्ट्री, हमने नेचर कर लिया, रिसर्च मेथड्स कर लिए हैं। आज हम पैराडाइम्स को फुली कवर करेंगे एंड आई वुड वेरी मच रिकमेंड यू गाइज कि अगर तुमने हिस्ट्री या रिसर्च मेथड नहीं देखे इट इज़ स्टिल फाइन, बट बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो एटलीस्ट नेचर देखा ना, बिकॉज अगर तुम्हें कॉग्निटिव साइकोलॉजी समझ ही नहीं आ रही कि चीज़ क्या है देन उसके पैराडाइम समझना इज़ वेरी डिफिकल्ट, यू वोंट बी एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन इन दैट। ओके, मैं यहाँ पे अटैच कर दूंगी लिंक। अगर नेचर नहीं देखा है तो वॉच दैट। हिस्ट्री और रिसर्च मेथड्स यू कैन डू बाद में भी, बट पैराडाइम से पहले प्लीज़ नेचर देख लेना। So without any delays, I would begin. So we are starting the paradigms of psychology. Majorly हमारे 4 paradigms हैं. So first is information processing approach. So this approach dominated cognitive psychology in the 1960s and 70s and continues to be influential today. It draws a strong and all. Okay. सो बिफोर रीडिंग ऑल दिस आउट लेट मी एक्सप्लेन यू कि होता क्या है। ठीक है, तो इससे पहले मैं आपको बताती हूँ एटकिंसन एंड शिफरिन का मेमोरी मॉडल। वेट, या आई विल टीच यू फ्रॉम हेयर ओनली डायग्राम से। इट इज़ ऑल्सो ए स्टर्नबर्ग का डायग्राम। सो इन्फॉर्मेशन प्रोसेसिंग मॉडल ये कहता है कि जो हमारा ब्रेन होता है, जो ह्यूमंस जिस हिसाब से फंक्शन करते हैं, अपने ब्रेन में चीज़ों को स्टोर करते हैं, दैट इज सिमिलर टू हाउ कंप्यूटर्स डू इट। लाइक हमने रिसर्च मैथड्स के अंदर पढ़ा था ना, कंप्यूटर स्टिमुलेशन और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। तो ये बोला जाता है कि जैसे कंप्यूटर्स एनकोड करते हैं इंफॉर्मेशन को, ठीक है, एनकोड करते हैं, स्टोर करते हैं, रिट्रीव करते हैं, उसी मेथड के अंदर ह्यूमंस भी करते हैं। सो व्हाट दिस पैराडाइम सेज इज कि हमारे पास इंफॉर्मेशन आती है, हम उसको डिटेक्ट करते हैं। ठीक है, वो हमारे बेसिकली 3 सेंसरी ऑर्गन्स में जाता है। पहला हमारा विजुअल सेंसरी रजिस्टर में जाता है, ऑडिटरी में जाता है और ऑल्फैक्टरी में जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आप जो देख रहे हो, जो सुन रहे हो और जो स्मेल कर रहे हो, फिर ये चीज़ें अगर आप इन्हें रिकॉग्नाइज कर रहे हो या आप इन पे अटेंशन दे रहे हो, तो ये चीज़ें उसके बाद आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर जाती हैं। ठीक है, फिर यहाँ से अगर आप बार बार सेम चीज़ रिपीट कर रहे हो, जैसे कि लेट्स से दैट you saw a green colored car and very bright green color car, like the kind of green, I don't know if you're able to see this, but like the kind of green this is, and you've never seen a car like that, you've like ये तो हमने सिर्फ लीव्स में देखा है। तो आपका उस पर अटेंशन गया, आपने विजुअली उसको प्रोसेस करा, पीछे से नॉइज आ रही थी, आपने ऑडिटरीली उसको प्रोसेस करा, एंड अगर लाइक कोई स्मेल आती है तो यू आर प्रोसेसिंग दैट। सो बेसिकली इट्स नॉट नेसेसरी कि तीनों चीज़ें साथ में काम करें। सिर्फ आपको विजुअल्स भी याद रह सकते हैं, सिर्फ ऑडियो भी याद रह सकती है और सिर्फ स्मेल भी याद रह सकती है। तो जैसे ही आपने उसको रिकॉग्नाइज करा कि ओ माय गॉड दिस कार इज सो ग्रीन, तो आपने उस पर अटेंशन पे करी, आपने उसके बारे में सोचा, तो वो चीज़ आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर आ गई। ठीक है, एंड नाउ यू केप थिंकिंग अबाउट इट, यू आर इन योर कैब और योर कार एंड यूर लाइक यार मैंने इतनी ग्रीन कार तो कभी देखी नहीं, वाओ सच अ कलर एग्जिस्ट, डू पीपल बाय दिस। ऐसे आपने बोला रिहर्स करते गए आप अंदर ही अंदर, तो वो आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी के अंदर चीज़ आ गई। ठीक है, तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में जब चीज़ आ गई तो वो आपकी स्टोर हो जाती है परमानेंटली, नॉट परमानेंटली बट टू फॉर अ वेरी लॉन्ग टाइम। ठीक है, इसी में चीज़ें रिकोड होती रहती हैं, बार बार वो रिपीट चलती रहती है, रीऑर्गेनाइज होती रहती हैं कि अच्छा यू सॉ ग्रीन कार, वन टाइम यू सॉ पिंक कार, तो वो रीऑर्गेनाइज होती रहती है, मैनिपुलेट होती रहती हैं चीज़ें कहीं ना कहीं, बिकॉज हमारी जो मेमोरी होती है इट इज़ नॉट नेसेसरी कि वो हमेशा सेम ही रहे। कई बार हम खुद भी अपने माइंड में कुछ चीज़ें ऐसी क्रिएट कर लेते हैं जो शायद उस टाइम पे एग्जिस्ट नहीं थी। ठीक है, ऑल्सो वी पुट इट इनटू कैटेगरीज। हो सकता है कि आपने वहाँ पे मर्सिडीज देखी थी ऐसे ग्रीन कलर की, तो आपने उसको कार की कैटेगरी में डाला। कार में मे बी यू मस्ट हैव हैड सो मेनी कैटेगरीज, मारुति, किया, होंडा, एंड उनके अंदर आपने कार्स और रखी होंगी, ऑल्टो हो गई, अर्टिका हो गई, इसमें आपकी सोनेट हो गई। तो ऐसे कर करके आपने हो सकता है कैटेगरीज बनाई हो, तो आप उस कैटेगरी के अंदर इस पर्टिकुलर चीज़ को फिट करोगे एंड ऐसे ही रिस्पॉन्स आउट आएगा। तो डू यू अंडरस्टैंड हाउ द कंप्यूटर वर्क्स इन अ सिमिलर वे। मतलब कंप्यूटर में आपकी जैसे लोकल डिस्क सी होती है या डी होती है, या लीव कंप्यूटर, जस्ट लुक एट योर फोन, फोन की गैलरी होती है, गैलरी में फोल्डर होते हैं, कैमरा का फोल्डर हो गया,
वीडियो का अलग से फोल्डर है, व्हाट्सएप वीडियोज़, व्हाट्सएप इमेजेस, इंस्टाग्राम इमेजेस, डाउनलोड्स, हर चीज़ का अलग अलग से फोल्डर बना होता है. तो इजंट इट वेरी सेम लाइक दैट. एंड जब तुम मान लो एक्सेल वगैरह पे तुमने कोई चीज़ डाली हुई है, तुम उसमें Ctrl+F करके फाइंड करते हो, तो वो चीज़ रिट्रीव होती है, वो आपको दिखाते हैं कि कहाँ पे क्या चीज़ लिखी हुई है. सो दैट इज़ हाउ दिस मॉडल कनेक्ट्स ह्यूमन कॉग्निशन, द वे दैट ह्यूमन प्रोसेस इंफॉर्मेशन टू हाउ कंप्यूटर्स प्रोसेस इंफॉर्मेशन. अब एक बार हम रीड कर लेते हैं किस फ्लोज में जाता है, कैसे चलता है. आई हैव गिवन यू बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ इट. अब इन डिटेल पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ होती है. ठीक है, तो ये अप्रोच जो थी 1960s के अंदर स्टार्ट हुई थी. ठीक है, जैसे कि आपने वो देखा था कंप्यूटर स्टिमुलेशन भी उस टाइम पे स्टार्ट हुआ था. एटकिंसन शिफ्रिन ने मॉडल भी इसी टाइम के अंदर दिया था अपना, विच इज़ ऑल्सो नोन एज द बॉक्सेस एंड एरोज मॉडल ऑफ मेमोरी. वो चीज़ मैं आपको इंट्रो के अंदर कवर कराऊंगी, बट टू गिव यू अ ब्रीफ इंट्रो टू व्हाट दैट इज. सिमिलरली उसमें भी ये था कि सेंसरी मेमोरी से शॉर्ट टर्म मेमोरी में जा रही हैं चीज़ें, वहाँ से हमारी लॉन्ग टर्म मेमोरी में जा रही है, किस प्रोसेस में जा रही है, वो सब ऐसे इन्होंने बॉक्सेस के थ्रू समझाया हुआ था. So that's why it's called the box and arrow model or the information processing model of memory, because वो इस अप्रोच से निकला है information processing की. ठीक है, सो एनोलॉजी इज़ कि ये अगैन हमारा ह्यूमन कॉग्निशन और कंप्यूटर्स को कनेक्ट करता है कि कैसे इन्फॉर्मेशन को प्रोसेस करते हैं. कोर आइडिया यही है कि जो हमारा कॉग्निशन है, इन्होंने कॉग्निशन को ये कह दिया कि जो भी हमारे मेंटल प्रोसेसेस होते हैं वो सब एक इन्फॉर्मेशन है जो हमारे सिस्टम में फ्लो होती जा रही है, हमारे माइंड के अंदर एक प्रोसेस के साथ साथ फ्लो होती जा रही है. यहाँ से आई, फिर आपकी अटेंशन पड़ी, फिर आपने उसको रिकोड करा, रिहर्सल करा, कर करके लॉन्ग टर्म मेमोरी में गई. एंड लॉन्ग टर्म में भी कैसे रुकती है, क्यों? क्योंकि आप कैटेगराइज करोगे, वहाँ पे रीऑर्डर करोगे, मैनिपुलेट करोगे, तो ये प्रोसेस चलता रहता है. तो जो इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन है ना वो स्टेजेस के अंदर फ्लो करेगी. इन्फॉर्मेशन इज प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप. जैसे सबसे पहले आपको मिलेगी, फिर आपने उसको स्टोर करा, फिर आपने उसको रिकोड करा, उसको ट्रांसफॉर्म करा, उसको रिट्रीव करा, उसको फिर ट्रांसमिट करा एंड के अंदर. तो मतलब बहुत ज़्यादा प्रोसेस चलते रहते हैं. जैसे मान लो आज आपने ग्रीन कार देखी, कल यू सी अ कार, कल यू सी अनदर मर्सिडीज, तो फिर से वो आएगा, फिर वो तुम्हारे माइंड के अंदर इन्फॉर्मेशन मैनिपुलेट होगी, फिर यू विल बी लाइक ओ दैट डे आई सॉ समथिंग लाइक दैट. वो कनेक्शंस डेवलप होते जाएंगे. ठीक है, मेमोरी स्टोर्स, तो इन्होंने कहा कि जो हमारी इन्फॉर्मेशन होती है उसके लिए स्टोरेज प्लेसेस बने हुए हैं. जैसे इन्होंने बॉक्स के बना रखे हैं ना यहाँ पे कि विजुअल सेंसरी रजिस्टर अलग है, यहाँ पे सारे आपके विजुअल इन्फॉर्मेशन स्टोर होगी, यहाँ ऑडिटरी होगी, यहाँ ऑल्फैक्टरी होगी, फिर इन पे जो रिकॉग्नाइज करोगे आप या जिन पे अटेंशन जाएगी वो शॉर्ट टर्म में जाएगी, फिर ऐसे कर करके लॉन्ग टर्म के अंदर आके रुकेगी. सो इन्होंने कहा कि अगैन जैसे स्टोरेज प्लेसेस है जिसको हम मेमोरी स्टोर भी कहते हैं, या फिर जैसे अभी सेंसरी रजिस्टर्स मैंने बताया आपको, और अलग अलग टाइप की जो मेमोरी होती है वो अलग अलग टाइप की इन्फॉर्मेशन को स्टोर करती है, अलग अलग टाइम स्केल्स को होल्ड करती है. ठीक है, टाइम स्केल इज बेसिकली वो कितने टाइम तक रुकेगी. जैसे शॉर्ट टर्म मेमोरी का इज वेरी लेस, आई थिंक इट्स 30 सेकेंड्स मैक्स. इंटर रिलेटेड कॉग्निटिव कैपेसिटीज, सो जो कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती है हमारी, अटेंशन स्पैन हो गया, मेमोरी हो गया, लर्निंग लैंग्वेज स्किल हो गई, तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपकी इंटरकनेक्टेड है. कैसे? लैंग्वेज आपने सीखी है तो आप मेमोरी से वो याद रखोगे कहीं ना कहीं. अटेंशन तो आपको एनीथिंग दैट यू डू यू हैव टू पे अटेंशन टू इट. ठीक है, तो ये सारी जो एबिलिटीज़ होती हैं इंटरकनेक्टेड होती हैं. तो जो रिसर्चर है वो यहाँ पे पढ़ने की कोशिश करते हैं कि कैसे रिलेट करती हैं, कैसे आपकी अटेंशन, मेमोरी, लैंग्वेज ये सब कनेक्ट होती है एक दूसरे से और कोई टास्क को परफॉर्म करती है. जैसे मैंने कहा कि लोग कंप्यूटर्स की तरह सिंबल्स को मैनिपुलेट करेंगे, लेटर्स, नंबर्स, कॉन्सेप्ट, आपके माइंड में जो भी चीज़ है ना, यू कीप मैनिपुलेटिंग थिंग्स. व्हाई? बिकॉज यू कीप ड्रॉइंग मोर कनेक्शंस. कई बार आपको ऐसा लगता है कि यार ये क्या होगा, एंड देन यू स्टार्ट टू डू रिसर्च ऑन इट, देन यू गेन मोर इन्फॉर्मेशन. देन आपको हो सकता है जो जैसे आपको पहले पता था लेट्स से अर्थ इज फ्लैट, तो आपकी वो मेमोरी में स्टोर हो गया, बट जैसे जैसे मोर रिसर्च केम यू स्टार्टेड टू मैनिपुलेट दैट डेटा, जब आपको पता लगा कि नहीं अर्थ इज एक्चुअली राउंड. ठीक है, इवन तो जो लॉन्ग टर्म मेमोरी में चीज़ें होती हैं उनको मॉडिफाई करना इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट कॉन्शियसली, बट इट कैन स्टिल बी मॉडिफाइड. सिम्बॉलिक कोडिंग भी होती है कि इन्होंने कहा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो सिम्बॉलिकली इन्होंने रिप्रेजेंट करी है. जैसे कि स्टोरेज बॉक्सेस बना दिए, तो बहुत ही डायग्रामेटिक वे में इन्होंने एक्सप्लेन करा है. बॉक्स एंड एरो मॉडल है अगैन इसका, एज आई टोल्ड यू. तो बॉक्सेस जो होते हैं वो मेमोरी स्टोर्स हैं, जो ये हैं, दीज आर योर मेमोरी स्टोर्स, दीज बॉक्सेस.
और ये जो एरोज हैं ये प्रोसेस है कि किस प्रोसेस के थ्रू क्या चीज़ हो रही है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन कैसे ट्रांसफ़र हो रही है, डिटेक्ट करी आपके पहले सेंसेस ने, फिर रिकॉग्नाइज करी, फिर आपने रिकोड करा, रिट्रीव करा, रीजनिंग हुई, तो हर चीज़ उसके हिसाब से है, ठीक है। जैसे फ्लो चार्ट इस मॉडल में वैसे ही आपके कंप्यूटर प्रोग्राम में होते हैं। इन्फ्लुएंसेस क्या है, कहाँ से डेवलप हुआ ये? पहली बात तो स्ट्रक्चरलिज्म ने कहा कि हमारा जो ब्रेन होता है वो बेसिक कंपोनेंट्स के अंदर डिवाइडेड होता है। हम अपने आप को स्टडी कर सकते हैं बाय डिवाइडिंग आवर ब्रेन इनटू स्मॉल स्ट्रक्चर्स, इनटू डिवाइडिंग आवर माइंड इनटू स्ट्रक्चर्स। तो इन्होंने उसी तरीके से 4-5 स्ट्रक्चर्स बना दिए, मेमोरी के बॉक्सेस बना दिए या स्टोरेज बॉक्सेस बना लिए, मेमोरी स्टोर्स बना लिए। देन इंजीनियरिंग एंड कम्युनिकेशन, क्योंकि जैसे जैसे कंप्यूटर साइंस बढ़ा तो इंटरेस्ट कंप्यूटर में जैसे जैसे बढ़ता गया, तो हमने स्टडी करा कि कंप्यूटर में अगर हम ऐसे स्टोर करते हैं तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट ह्यूमंस आल्सो स्टोर इट लाइक दैट। इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी इसके अंदर इन्फ्लुएंस करते हैं, क्योंकि जो कॉग्निटिव कैपेसिटीज़ होती हैं वो पर्सन टू पर्सन बहुत अलग होती हैं। सम पीपल हैव अ वेरी फोटोग्राफिक मेमोरी, तो कई बार उन्हें एक ग्लिम्स भी चीज़ों की ज़िंदगी भर याद रह जाती है। वेर एज सम पीपल, उनको लगता है कि 1 सेकेंड 3 सेकेंड 4 सेकेंड के लिए तो चीज़ थी, मुझे अभी तक याद नहीं है। सम पीपल वुड लुक एट इमेज फॉर 1 hour एंड स्टिल नॉट बी एबल टू रिमेंबर इट। रिसर्च मेथड की बात करें तो जनरली इसमें एक्सपेरिमेंट्स होते हैं या क्वाजी एक्सपेरिमेंट्स होते हैं, ये पढ़ने के लिए कि इन्फॉर्मेशन कैसे प्रोसेस हो रही है, ठीक है। सो आई हैव एक्सप्लेन्ड यू दिस मॉडल एंड अच्छा दीज मॉडल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पर्सपेक्टिव ऑल्सो, एंड आगे आप जो पढ़ोगे अपना not just in cognitive psychology, in other papers also in upcoming semesters as well, these paradigms are gonna be very important। और पेपर में तो इसके अंदर 20 मार्कर भी आ सकते हैं, 10 मार्कर भी आ सकता है। नेक्स्ट इज योर कनेक्शनिस्ट अप्रोच। अब तुम्हें नाम से ही समझ आ रही है कि भाई कुछ तो झोल है, कुछ तो कहीं ना कहीं कनेक्शन हो रहा है। सो नाउ यू लुक एट दिस एंड यू फील यार दिस इज सो कॉम्प्लिकेटेड। सो बेसिकली द थिंग इज कि अच्छा रुको, पहले मैं तुम्हें पढ़ के बताती हूँ, देन आई विल एक्सप्लेन द डायग्राम बिकॉज डायग्राम लुक्स लाइक अ लिटिल कॉम्प्लेक्स, बट इसके अंदर यही चीज़ है कि यू सी हाउ दिस वन एरो ओवर हियर इज कनेक्टेड टू सो मेनी थिंग्स, हाउ एक्टिवेशन एट वन प्लेस विल लीड टू एक्टिवेशन एट सो मेनी थिंग्स। जैसे फॉर एग्जाम्पल यू नो दैट फ्रैंक इज अ गाय, हिज रेस इज वाइट, his car is Subaru, so you know आप अपने आपके ब्रेन में से सेंटर्स हो जाते हैं, माइंड में से सेंटर्स होते हैं जिनसे आप चीज़ों को कनेक्ट करते हो। हाउ यू लिंक वन थिंग टू द अदर इज मेनली व्हाट दिस मॉडल इज। ये मॉडल हमारा 1980s के अंदर आया था एज एन अल्टरनेटिव टू इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच। इसको हम पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग भी कहते हैं, क्योंकि ये जो है ये सब हमारे न्यूरल नेटवर्क्स हैं और ये सब पैरेलली वर्क कर रहे हैं। यू सी ये वाली चीज़ भी यहाँ से कनेक्टेड है एंड ये वाली चीज़ भी यहाँ से कनेक्टेड है, तो ये सारी चीज़ें वर्क कर रही हैं पैरेलली और ये इंडिपेंडेंटली वर्क कर रही है। इट्स नॉट लाइक दिस इज इंटरप्टिंग द फंक्शनिंग ऑफ दिस, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं पैरेलल डिस्ट्रीब्यूटेड प्रोसेसिंग। और हाँ ठीक है, मॉडल्स ऑफ कॉग्निशन इज अ नेटवर्क ऑफ कनेक्शंस अमंग मेनी सिंपल। तो बेसिकली इन्होंने कहा कि कुछ हमारे ब्रेन के ना छोटे छोटे सिंपल प्रोसेसिंग यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट से हम बहुत सारे कनेक्शंस बनाते हैं, जैसे न्यूरॉन्स होते हैं। तो आपने बायोसाइक में पढ़ा होगा दैट दिस इज योर न्यूरॉन, ठीक है, प्लीज इग्नोर माय ड्राइंग, दिस इज योर न्यूरॉन फॉर एग्जाम्पल, ओके। तो ये जब न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन से कनेक्ट होता है तो यहाँ पे फायरिंग होती है, इट्स नोन एज न्यूरल फायरिंग। तो जैसे जैसे यहाँ पे कनेक्शन बनता है आपके यू नो ब्रेन में, यू स्टार्ट कनेक्टिंग थिंग्स, यू स्टार्ट लिंकिंग थिंग्स। तो ऐसे ही छोटे छोटे प्रोसेसिंग यूनिट्स के साथ हमारा वो होता है, कनेक्शंस बिल्ड होते हैं, कॉग्निशन बनता है। और जैसे से लेट्स से दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज अ कनेक्शन, दिस इज अ कनेक्शन, ऐसे ऐसे करके बहुत सारे बन गए, तो दिस इज योर कॉग्निशन एज अ होल, ठीक है। बेसिक स्ट्रक्चर इन्होंने कहा है कि देर आर यूनिट्स एंड देर आर कनेक्शंस, ठीक है। तो जो बीच में सेंटर में यहाँ गोले हैं, दीज आर द यूनिट्स, ओके। दे रिप्रेजेंट सिंपल प्रोसेसिंग एलिमेंट्स। हर एक यूनिट का एक लेवल ऑफ एक्टिवेशन होता है, ठीक है। तो मान लो आपने ये नेम सुना जो, तो जो हमारा यहाँ पे कनेक्टेड है, जो हमारा आई हैव रियली मेस्ड इट अप बट स्टिल लेट्स कंसिडर ही इज फ्रॉम वाइट रेस, तो आपको वो चीज़ें स्पाइक कर जाएंगी। लेट्स थिंक ही हैज चीज विज एज हिज फेवरेट चीज एंड लेट्स थिंक दैट ही और शी इज फीमेल और लेट्स थिंक दैट ही इज मेल।
तो आपके एक चीज़ से वो सारी चीज़ें स्पाइक करेंगी, ठीक है। यूनिट्स आर लिंक्ड बाय कनेक्शंस दैट हैव वेट्स। अब ये जो कनेक्शंस है ना, इनका वेट पॉजिटिव भी हो सकता है और इनका वेट नेगेटिव भी हो सकता है। जो पॉजिटिव वेट्स होते हैं वो एक्साइट करते हैं कनेक्टेड यूनिट्स को, और जो नेगेटिव वेट्स होते हैं वो इनहिबिट करते हैं। मतलब हो सकता है जो यहाँ पे पॉजिटिव वेव होगा, जैसे आपने जो सुना तो आपको ये सब चीज़ें याद आ रही हैं, बट अगर नेगेटिव है तो इट वोंट हैपन, नेगेटिव में आपका इनहिबिट होगा। Then we have activation of one unit can spread through the network by exciting or inhibiting other units depending on these weights. Simple connected होते हैं तो वो connections develop होते जाते हैं एक से एक से एक से एक। जैसे कि जो है तो जो is connected to various attributes like car, sex, तो activation of जो activates जैसे आपने जो सुना तो आपके माइंड में वो सब चीज़ें आ गई, ठीक है। अब मान लो ये हमारा है, अगर ये हमारे पास पॉजिटिवली है फीमेल लेट्स से, या लेट्स से वी हैव फ्रेड एंड यहाँ से हमारा पॉजिटिव कनेक्शन हुआ, ठीक है। तो यहाँ से एक्टिवेट हुई चीज़ें, जो भी फ्रेड से कनेक्टेड चीज़ें हैं, लेट्स से दैट फ्रेड इज कनेक्टेड टू ब्री, इफ फ्रेड इज कनेक्टेड टू मैसेरिटी, whatever that car is pronounced, I'm sorry, I'm bad with cars. If Fred is connected to black, Fred is connected to male, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, फ्रेड का नाम आया तो पॉजिटिवली मुझे हर चीज़ फ्रेड के बारे में याद आ गई, तो वो एक्टिवेशन हुआ। अब हमारे पास नेम के अंदर 4 नाम और बचे हैं ना, तो पर जैसे हमारा फ्रेड का एक्टिवेट हुआ तो नाउ आर फोकस हैज शिफ्टेड हियर, तो ये वाली जो चीज़ें हैं ना ये सब नेगेटिव में हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें इनहिबिट हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि वी आर राइट नाउ फोकसिंग ऑन एवरीथिंग दैट इज कनेक्टेड टू फ्रेड। So this is basically what your connectionist approach is। और ये वही होता है कि एक्साइटेशन और इनहिबिशन, इनका प्रोसेस चलते रहता है और इसी से आपका कॉग्निशन बनता है, इसी से आपकी डिसीजन मेकिंग बनती है। एंड बेसिकली इफ़ यू थिंक ऑफ इट लाइक दैट, इससे आपके सारे ओपिनियंस भी डिज़ाइन होते हैं कि एक ओपिनियन के बारे में यू नो यू आर फोकसिंग मोर देन उससे 10 चीज़ें कनेक्टेड, तो वो आपके बाकी ओपिनियंस शायद गिरा देगा। या समटाइम्स इट हैपन्स ना कि आप अपने बात कर रहे हो एंड यू से दैट आई डू नॉट लाइक दिस पर्सन, या लेट्स से चलो ये तो फिर भी आप नेगेटिव से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होते हो। लेट्स से दैट यू रियली लाइक अ पर्सन एंड समबडी कम्स एंड सेज कि यार इसका ये भी बुरा है, इसका वो भी बुरा है, इसका ये भी बुरा है, तो आपको उसकी 5 चीज़ें पसंद होगी पर उसने 15 आके बुराई कर दी, तो नाउ दैट थिंग इज गेटिंग एक्टिवेटेड, वहाँ पे एक्साइटेशन हो रहा है आपका, तो वो धीरे धीरे यू आर थिंकिंग अच्छा 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 अच्छा, तो आपके माइंड में जो भी पॉजिटिव क्वालिटीज थी उस बंदे के लिए वो इनहिबिट होती जा रही हैं। सो दिस इज ऑल्सो हाउ यू फॉर्म योर ओपिनियंस, योर डिसीजन मेकिंग, कि आप हो सकते हो उससे बाद में जाके बात करना बंद कर दो, यार ये तो सही में बहुत गंदा इंसान है। सो दीज थिंग्स हैपन। हाँ, सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग अप्रोच एंड कनेक्शनिस्ट अप्रोच, ये हम एंड में कवर करते हैं। वही आई वाज थिंकिंग कि डिफरेंस पहले कैसे आ गया। हाँ, तो कनेक्शनिस्ट अप्रोच जो है उसके कुछ असम्पशंस भी होते हैं। उन्होंने ये कहा है कि कोई भी सेंट्रल प्रोसेसर की नीड नहीं है, कॉग्निशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूटेड एक्टिवेशन, कोई ऐसा नहीं है कि यू नो आपके ये सेंटर को एक्टिवेट होना पड़ेगा, नहीं। अगर किसने मेल भी बोला तो आपको बहुत सारे अपनी लाइफ के मेल्स याद आ जाएंगे। सो देयर इज नो नीड ऑफ अ सेंट्रल प्रोसेसर। लर्निंग हैपन्स बाय एडजस्टिंग द वेट्स ऑफ कनेक्शंस, स्ट्रेंथनिंग, ये चीज़ मैंने आपको बता दी है कि आप कैसे कैसे वेट ऑफ कनेक्शंस एडजस्ट करते हो। द मोर यू लर्न, द मोर यू थिंक अबाउट समथिंग, धीरे 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 कुछ चीज़ें आपकी एक्साइट होती हैं, कुछ चीज़ें आपकी इनहिबिट होती हैं। कॉग्निटिव प्रोसेसेस आर अंडरस्टूड एज द इमर्जेंट प्रॉपर्टीज ऑफ दिस, जो भी आपका प्रोसेस चलेगा ऑलरेडी एक्सप्लेन, वो इनके पीछे होगा, ठीक है। दीज आर द असम्पशंस बिहाइंड दिस अप्रोच। थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल इम्प्लीकेशंस की बात करें तो इन्होंने कहा कि यू नो ये जो मॉडल है इट इज़ मोर बायोलॉजिकली प्लॉसिबल। प्लॉसिबल इज बेसिकली पॉसिबिलिटी किसी चीज़ की, कि हो सकता है कि हाँ ये चीज़ फिर भी हो सकती है। अब आपके ब्रेन के अंदर बॉक्सेस तो अलग से बने हुए नहीं है ना, सो इट कुड बी अ पॉसिबिलिटी कि ये थोड़ा ज़्यादा यू नो वैलिड लगता है इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग से, क्योंकि ये बहुत इंटरकनेक्टेड है आपके न्यूरॉन फायरिंग से, है ना। इन्होंने कहीं पे भी डायरेक्टली मेंशन नहीं करा कि न्यूरॉन की फायरिंग हो रही है, बट इट अलाइंस विद द फंक्शनिंग ऑफ द न्यूरॉन। अब इन्होंने क्या है सब सिंबॉलिक लेवल पे फोकस करा है कि कैसे छोटी छोटी चीज़ें यू नो
आपके कनेक्शंस बनाती जाती है। इन्होंने एब्स्ट्रैक्ट फिगर्स नहीं लिए, इन्होंने एक्चुअली बताया है कि हाँ एक चीज़ दूसरी चीज़ से कनेक्ट होगी। और कॉग्निटिव न्यूरोसाइंस एंड न्यूरोसाइकोलॉजी से भी ऑब्वियसली दिस इज कनेक्टेड, सिंस हम बायोलॉजी से कनेक्ट कर रहे हैं। एंड ऑफन यूज टू मॉडल एंड रेप्लिकेट रिजल्ट्स फ्रॉम हाँ, तो अगर आपका कोई एक्सपेरिमेंटल रिसर्च होता है तो उसको आप मॉडल भी कर सकते हो इसको यूज़ करके। Next is your evolutionary approach. Before this, I will tell you the difference between connectionist and information processing. So इसके अंदर जो information की processing के हिसाब से जो आपका cognition चलता है वो serial में चलता है, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक के बाद। So क्योंकि उन्होंने क्या कहा, सेंसरी में आएगा, फिर उस शॉर्ट टर्म में जाएगा, फिर लॉन्ग टर्म में जाएगा। कनेक्शनिस्ट कह रहे हैं नहीं, हर चीज़ पैरेलली चल रही है। Maybe you see the color red and you are like, oh my best friend really likes that, oh my best friend has this that, तो वो कहीं से भी कुछ भी फायर हो सकता है आपका, ठीक है। When we talk about central control, इन्होंने कहा कि एक सेंट्रल कंट्रोल होता है, एक फ्लो में जाता है। कनेक्शनिस्ट ने कहा कि नहीं, देयर इज नो फ्लो। वाई आई एम गिविंग अ डिफरेंस इज बिकॉज एग्जाम में क्वेश्चन आ जाते हैं कि टेल द डिफरेंस बिटवीन, एक्सप्लेन दीज मॉडल्स एंड व्हाट्स द डिफरेंस बिटवीन देम। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग ने कहा कि स्पेसिफिक यूनिट में स्टोर होता है, और कनेक्शनिस्ट ने कहा कनेक्शंस के अंदर वेट्स होते हैं, उनमें चीज़ें जाती हैं। और इन्होंने कहा कि कंप्यूटर की तरह होता है, और उन्होंने कहा ब्रेन के जो न्यूरल नेटवर्क्स होते हैं उनकी तरह होता है। देन वी हैव द एवोल्यूशनरी अप्रोच। सो इन्होंने कहा कि जो ह्यूमन कॉग्निटिव एबिलिटीज़ होती हैं, जैसे हम 3D ऑब्जेक्ट्स को परसीव करते हैं, लैंग्वेज को प्रोड्यूस करते हैं, ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हम बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। वाई? बिकॉज आई एम नॉट सीइंग 3D में परसीव करना ऐसे जब तुम वो चश्मे लगाते हो, नहीं। द फैक्ट दैट आई कैन होल्ड दिस एंड मुझे ये बॉटल दिख रही है कि हाँ भाई ये पूरा ऐसे है, आई एम नॉट सीइंग इट इन एज अ, आई एम सीइंग इट ऐसे हाथ में पकड़ के सिलेंड्रिकल मुझे दिख रही है, मुझे बॉटल ऐसी स्ट्रेट नहीं दिख रही। सो 3D में हम चीज़ों को परसीव कर रहे हैं। हम लैंग्वेज, कैसे 2 साल का बच्चा भी लैंग्वेज बोलने लग जाता है, ये हमें टास्क लगते तो ईजी हैं, बट ये अगर हम कंप्यूटर्स के अंदर प्रोग्रामिंग करके देखें तो दीज आर वेरी डिफिकल्ट टास्क, बिकॉज योर कंप्यूटर्स आर नॉट एबल टू फिगर दीज आउट, ठीक है। कंप्यूटर्स कैन नॉट अंडरस्टैंड थिंग्स इन अ 3D dimension, in the 3 dimension, and they are not able to, you know, generate language as easily. तो एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट कहते हैं कि ये एबिलिटीज़ जो हैं ये ह्यूमन माइंड्स के अंदर आई है एक बायोलॉजिकल सिस्टम के बेसिस पे, ठीक है। जैसे कि जो चीज़ों की हमें रिक्वायर्ड हुई ओवर द ईयर्स, वी नीडेड टू सी थिंग्स इन 3D, नहीं तो हमें कोई अटैक करके चल जाएगा, हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमारे हिसाब से तो इट इज़ जस्ट देयर, नो, इट इज़ जस्ट अ 2D ऑब्जेक्ट, वी वुडंट बी एबल टू प्रोसेस दैट, एंड हमें बात करनी पड़ेगी, वी हैव टू कम्युनिकेट इफ वी हैव टू सर्वाइव। तो ये धीरे धीरे ओवर द ईयर्स नेचुरल सिलेक्शन इज बेसिकली गिवन बाय चार्ल्स डार्विन, उनकी थ्योरी थी एक सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट की। तो उसमें यही था कि हमारा जो एवोल्यूशन होता है इट हैपेंस व्हेन एंड वी चूज थिंग्स। हमारे में पहले जैसे बहुत सारी एबिलिटीज़ थी, तो धीरे धीरे हमने वो एबिलिटीज़ चूज करी जो हमें इन फ्यूचर हेल्प करेंगी, जिनके पीछे हमें सर्वाइव करना है। जैसे हाउ ह्यूमन्स आर नेचुरली स्कैर्ड ऑफ हाइट्स एंड फायर। वाई? बिकॉज आप किसी छोटे बच्चे को ले जाओ हाइट पे, वो अपने आप डर जाएगा, उसको पता नहीं है अभी गिर सकता है, बट द चाइल्ड विल गेट स्कैर्ड, बिकॉज ये चीज़ हमारे एवोल्यूशनरी हमें मिली है, ठीक है। ह्यूमन माइंड भी एनिमल माइंड की तरह इन्वायरमेंट के साथ अडेप्ट करता है ना। और इन्वायरमेंट सिर्फ फिजिकल वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, बट इकोलॉजिकल वे में, सोशल कॉन्टेक्स्ट में आप किस जगह रह रहे हो, किन लोगों के साथ रह रहे हो, ये सारी चीज़ों में आपको कैसे सर्वाइव करना है, ये सब आपका एवोल्यूशन ने ही आपको सिखाया है। माइंड जो है हमारा, उन्होंने कुछ मैकेनिज्म्स को ऐसा बना लिया है, जैसे कि प्रॉब्लम सॉल्विंग हो गई, ठीक है। तो अब मान लो इफ़ यू आर नॉट गुड एट प्रॉब्लम सॉल्विंग, एवरीबडी वुड जस्ट गो ऑफ एंड किल ईच अदर, राइट। सो ये चीज़ें हमें एक तरह से कह सकते हो विरासत में मिली है, बिकॉज एवोल्यूशन हैपन्स एंड नेचुरल सिलेक्शन के थ्रू वी हैव अचीव्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स, स्पेशली द 3D परसेप्शन दैट वी हैव एंड द एबिलिटी टू प्रोड्यूस लैंग्वेज। स्पेशलाइज्ड कॉग्निटिव मैकेनिज्म्स, जैसे कि कॉस्माइड्स और टोबी ने कहा कि जो ह्यूमंस हैं उनके पास बहुत अच्छा एक प्रॉब्लम सॉल्विंग का डोमेन बना हुआ है, जिसमें ईच मैकेनिज्म इज डेडिकेटेड टू जैसे कि जो भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्विंग का एक, उन्होंने कहा दिस इज योर प्रॉब्लम सॉल्विंग डोमेन। अब इसके अंदर एक पार्ट ग्रामर के लिए है, एक पार्ट मेट एक्विजिशन के लिए, एक पार्ट फूड एवर्जन के लिए, एक पार्ट आपका डायरेक्शंस के लिए होता है, ठीक है। सोशल रीजनिंग एंड चीटिंग डिटेक्शन, सोशल इश्यूज जैसे हो जाते हैं कि अपने कॉन्ट्रैक्ट्स बनाना लोगों के साथ, वो
ओरिजिनली एवोल्यूशनरीली इट वाज वेरी चैलेंजिंग फॉर पीपल. तो धीरे 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 ह्यूमंस जो है इन पे थोड़ा स्किल बनने लग गए, कॉस्ट और बेनिफिट निकालने लग गए चीज़ों के अंदर, चीटिंग को डिटेक्ट करने लग गए. नो समटाइम्स यू गेट अ इंस्टिंक्ट कि अरे यार समथिंग इज ऑफ, दिस पर्सन डिड समथिंग. सो वो आप चीटिंग जैसे डिटेक्ट कर लेते हो. कई बार आपको इंट्यूशन जो आता है बेसिकली, ये सब आपको एवोल्यूशनरी चीज़ों से मिला है. ठीक है. थ्योरेटिकल इम्प्लीकेशन यही है कि एवोल्यूशनरी साइकोलॉजिस्ट आर्ग्यू दैट अंडरस्टैंडिंग कॉग्निशन इज डन बाय अंडरस्टैंडिंग द एवोल्यूशनरी प्रेशर्स दैट शेप्ड इट. अच्छा, यू नो evolutionary psychology also suggests कि why women you know are generally, I'm not saying कि सबका है, but as per the text, as per the evolutionary psychology, women are generally attracted to men who are, you know, who have a more fuller body, the gym body, who are tall. Why? Because evolutionarily उनको वो था कि they needed somebody as a protection. Okay, तो उनके लिए they used to see men like that. And for women, why men generally like curvy women is because earlier in those times, the more curves a person had represented more fertility. तो उनके लिए वो था. और women का again reason ये था कि why they wanted strong men and everything, because men were seen as somebody to take care of the family at that point of time. So you know, coming back home and protecting the children. And on the other hand, when men like the curvy women, तो उनका वो था कि women at that point of time were seen as child bearers. Okay, so now I know that ये काफ़ी चीज़ें तुम्हें लग सकती हैं कि offending है कुछ चीज़ें, या मे बी यू नो क्या बोल रही है, बट दिस इज वट एवोल्यूशनरी साइकोलॉजी सेज. सो नॉट माई पर्सनल व्यूज, बट या ठीक है. एंड तुम देखोगे इनमें से काफ़ी चीज़ें आज के टाइम में भी ट्रू है. लाइक इट सम पार्ट ऑफ इट डज मेक सेंस. कॉग्निशन इज डीपली एम्बेडेड इन कल्चरल एंड एनवायरमेंट. जो भी आपका कॉग्निशन है ऑब्वियसली आपके कल्चर से, एनवायरमेंट से, हर जगह से इवॉल्व होता है. एंड कॉग्निटिव एक्टिविटीज़ जो होती हैं आपको उन्हें आइसोलेशन में नहीं समझ सकते. वो आपके कल्चर से शेप होती हैं, आपकी डेली लाइफ से शेप होती हैं, एंड जिस सिचुएशन के अंदर चीज़ें हो रही हैं उन सिचुएशन से शेप होती है. ठीक है. एंड दिस इज बेसिकली और इकोलॉजिकल अप्रोच. सो एवोल्यूशनरी ने तो ये कहा कि ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. इकोलॉजिकली ये कह रहा है कि अभी जो हमारा करंट इन्वायरमेंट है, जो करंट कल्चर है, जिस कल्चर में हम ग्रो अप कर रहे हैं एज ह्यूमंस, एवोल्यूशनरी सेंचुरीज ऑफ ह्यूमंस, हाउ यू नो थिंग्स हैव, नॉट सेंचुरीज, जनरेशंस ऑफ ह्यूमंस ओवर द सेंचुरी, कैसे 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 चीज़ें बदलती गई. ठीक है. इकोलॉजिकली कहते हैं कि आपका जो कल्चर है, जो इन्वायरमेंट है, वो आपको बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है. कि इफ़ यू हैव एनी पर्टिकुलर स्टीरियोटाइप्स, जैसे यू नो अमेरिका में अब तो फिर भी आई थिंक इट इज़ बेटर, बट देयर यूज्ड टू बी एक्सट्रीम स्टीरियोटाइप्स फॉर ब्लैक पीपल. सिमिलरली इंडिया में लॉन्ग टाइम बैक देयर वर ह्यूज स्टीरियोटाइप्स फॉर दलित्स. तो रेसिज्म, बहुत सारी चीज़ें थी. ठीक है. तो वो जिस कल्चर में आप ग्रो अप कर रहे हो, जो चीज़ें आपको सिखाई जा रही हैं, ये सब बहुत इन्फ्लुएंस करता है. ठीक है. देन वी हैव की कॉन्ट्रीब्यूशंस. जीन लेव्स वर्क, द अडल्ट मैथ प्रोजेक्ट. तो इन्होंने एक अडल्ट मैथ प्रोजेक्ट करके दिया था, एंड उससे इन्होंने बेसिकली इकोलॉजिकल अप्रोच को समझाया गया है. इन्होंने ये कहा कि लोग अरिथमेटिक को, मैथ्स को रियल लाइफ में कैसे यूज़ करते हैं. जैसे कि मान लो ग्रोसरी शॉपिंग है, तो उन्होंने कहा कि कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है. इट्स नॉट दैट हाँ आप गए, आपने कुछ उठाया, दिस इज द शेल्फ, यू वांटेड टू गेट पीनट बटर, यू पिक्ड इट अप एंड यू केम हियर. ठीक है. दैट्स नॉट रियली हाउ इट वर्क्स. हर चीज़ का मतलब एकदम एग्जैक्ट आंसर ज़रूरी नहीं है. ठीक है. आई विल गिव यू अ एग्जाम्पल. जैसे कि इफ़ समबडी हैज़ 8 seashells एंड सम अदर पर्सन हैड 5 मोर, तो उनके मिला के 13 हुए. बट अगर हम रियल लाइफ के अंदर डिसाइड करेंगे तो आप ये देखोगे कि मान लो घर में 15 लोग हैं. इट्स नॉट नेसेसरी दैट यू विल गेट 30 एप्पल्स, 2 फॉर ईच. यू विल फिगर थिंग्स आउट. यार लाइक यार फ्रिज में फिट होगा नहीं होगा. अच्छा, वी आर 15 पीपल बट 10 ऑफ देम डोंट लाइक एप्पल्स, सो शुड आई गेट एप्पल्स, और या फिर अरे यहाँ पे तो महंगे मिल रहे हैं बट आई नीड इट राइट नाउ, तो अभी ले लेती हूँ, बाद में अभी 2-4 पीस ले लेती हूँ, बाद में और जितने चाहिए मैं बाद में खरीद लूँगी. सो दीज थिंग्स हैपन. कॉन्टेक्स्ट पे डिपेंड करता है कॉग्निशन आपका, किस तरीके से आप चीज़ों को यूज़ कर रहे हो. देन वी हैव
ट्रेडिशनल कॉग्निटिव टास्क से कैसे हमारे डिफरेंस आ जाते हैं। तो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स जो हैं वो हम खुद ही कंस्ट्रक्ट करते हैं, वो फिक्स्ड को, जैसे आप मैथ्स में देखोगे तो आपको मैथ्स में गंदे गंदे क्वेश्चन मिल जाते थे ना, इफ राम इज 12 years old and his brother is twice his age, या if Ram has 20 apples and Reema had 2 more, how much do they have and how much does Ram give to Reema if she, बहुत गंदे गंदे क्वेश्चन आते थे। I was never a maths person, बट जो भी है, बट वहाँ पे क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन फिक्स होता था। आजकल की जो हमारी लाइफ है, नॉट आजकल की, हमेशा से जो हमारी लाइफ है वो बहुत कॉन्टेक्स्ट डिपेंडेंट है। हम इतने ऑब्जेक्टिव नहीं है, हम इतने फिक्सेटेड नहीं है, हमें 10 चीज़ें सोच के डिसीजन लेना पड़ता है, ठीक है। सो दैट इज़ वाई इकोलॉजी आपको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। अब हमारे जे गिब्सन करके एक पर्सन थे, उन्होंने काफ़ी वर्क करा था परसेप्शन पे, नेचुरल एनवायरमेंट्स पे। अल्रिक नाइजर जो थे, उन्होंने भी एक स्टेप लिया, उन्होंने कहा कि यार साइकोलॉजी को तुम रियलिस्ट ज़्यादा बनाओ, ठीक है, रियल लाइफ पे फोकस करो। अल्रिक नाइजर अगैन वाज द फर्स्ट पर्सन हु कॉइन्ड द टर्म कॉग्निटिव साइकोलॉजी इन 1969। सो रिमेंबर दिस स्टफ, ओके। आई डोंट नो, आई थिंक वहाँ पिक्चर आ रही होगी मेरी, इट मस्ट नॉट बी विजिबल ना। हाँ, तो 1969 के अंदर उन्होंने ये टर्म को कॉइन करा था। फंक्शनलिज्म, जेस्टाल्ट साइकोलॉजी, ये सब चीज़ें भी जो थे, इन्होंने जिस फंक्शनलिज्म ने प्रोसेस पे फोकस करा कि क्या किस तरीके से हो रहा है, इट फोकसेस ऑन दी हाउ। जेस्टाल्ट ने करा कि ओवरऑल व्यू क्या है, यू कैन जस्ट सी समथिंग एज वेरी आइसोलेटेड, एक चीज़ पे नहीं होगा, 10 चीज़ें देखनी पड़ती हैं। मेथोडोलॉजिकल बातें देखें तो जो हमारी इकोलॉजिकल अप्रोच है वो कहती है कि कॉग्निशन को आप एक आर्टिफिशियल लैबोरेटरी में नहीं पढ़ सकते, क्योंकि आपकी जो लाइफ है, आपके जो कॉन्टेक्स्ट है, आपकी जो सोशल सिचुएशंस है, वो आप पे इतना बड़ा इन्फ्लुएंस डाल रही है दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल टू जस्ट स्टडी इट इन आइसोलेशन। कॉग्निशन ऐसे पढ़ो जैसे वो नेचुरली हो रहा है। इकोलॉजिकल वैलिडिटी पे फोकस ज़्यादा करो, डोंट डू एक्सपेरिमेंट्स, डोंट डू बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस। सो दिस वॉज इट, एंड हमारा पूरा का पूरा यूनिट खत्म हो चुका है। सो इफ़ यू गाइज हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग, यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी। यूट्यूब पे तो खैर तुम यूट्यूब पे ही देख रहे हो मोस्ट लाइकली। इंस्टाग्राम पे आई एम देयर एज लोकी साइकोलॉजिस्ट ओनली। व्हाट्सएप कम्युनिटी मेरी है, इस पर यू कैन गेट ऑल द PPTs, ठीक है। मैं PPTs के साथ साथ आपको प्रेजेंटेशन जो आपकी बुक्स हैं, जैसे इसके लिए स्टर्नबर्ग और गलॉटी मेजर रेफरेंस है, तो मैं इन दोनों की हाईलाइटेड रीडिंग्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ, प्लस इफ़ पॉसिबल मैं हैंड रिटन नोट्स भी प्रोवाइड करवाती हूँ। अगर हो जाते हैं तो हैंड रिटन नोट्स का वो नहीं रहता, गारंटी नहीं रहता, क्योंकि बाकी सेमेस्टर्स का भी होता है, पर हाईलाइटेड रीडिंग्स और PPTs तो आपको 100% मिल जाती है। अगर आपको कोई भी डाउट्स हैं तो आप मेरे को ग्रुप पे भी रीच आउट कर सकते हो, और DU साइकोलॉजी स्टूडेंट्स करके आप उसमें डाल सकते हो अपना कोई भी क्वेरी है, नहीं तो आप मुझे पर्सनल पे भी मैसेज डाल सकते हो। इट इज़ प्रेफर्ड कि ग्रुप पे डालो, बिकॉज पर्सनल पे मैसेज स्किप हो जाते हैं। एंड मेरा एक लोकी साइकोलॉजिस्ट लाउंज करके भी है, वेयर वी जस्ट टॉक एंड रिफ्लेक्ट ऑन थिंग्स, एंड इट इज़ मोर ऑफ अ काम रिमाइंडर काइंड ऑफ ग्रुप। तो आप कम्युनिटी में जो चाहो वो ज्वाइन कर सकते हो। यू कैन ऑलवेज ईमेल मी इफ़ यू हैव एनीथिंग टू डिस्कस एकेडमिकली, एंड मतलब वैसे तो मैं देखो सारा कुछ लाऊंगी, क्वेश्चन आंसर सीरीज एंड एवरीथिंग आई विल ब्रिंग अप, but this is what it is for today. So if you guys have any issues, any doubts, anything, do reach out. If you are expecting something more from me कि मैं इस तरीके से पढ़ाऊँ और मैं वो expectations पे नहीं आ पा रही, or you are not able to understand, or you do not like a particular way in which I talk or speak or give examples, do let me know so that I can help you guys better. And yes, this is it. Thank you so much for watching, and please make sure that you subscribe and comment below, because बहुत मेहनत लगती है and थोड़ी सी मोटिवेशन बनी रहती है इन चीज़ों से। See you guys later.